यूपीएसआई 2026 हिंदी महासंग्राम टॉप 40 प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला भाई आर के पर। मैं हूं आपका दोस्त आर के। और दोस्तों, वक्त आ गया है उन दो सितारों को अपनी वर्दी पर सजाने का। 15 मार्च को आपका यूपीएसआई एग्जाम है और आज की यह वन शॉट क्लास आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली। आज हम हिंदी के उन 40 चुनिंदा सवालों को हल करेंगे जो सीधे एग्जाम हॉल में आपसे टकराने वाले हैं। याद रखिएगा, तैयारी जितनी खामोशी से होगी, सफलता उतना ही शोर मचाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हिंदी महासंग्राम। अनुभाग पहला, भाषा और वर्णमाला से संबंधित 1 से 10 प्रश्नों रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? प्रश्न संख्या 1, इसका सही जवाब होगा संस्कृत। संस्कृत जो है वो आदि जननी कहलाती है हिंदी भाषा की। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके लिए एक सीधी शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। KTM 2 ऐसे करके KTM 2 लिख लेना है और KTM के आगे 5 वर्गों, जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इन सबको क्रम से लिख देना और आप जो है उच्चारण स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा अंग और हा। ये जो है आयोग वह कहे जाते हैं, यानी ना तो ये स्वर हैं और ना व्यंजन। प्रश्न संख्या 4, वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो बेटा छा वर्ण का प्लस स इनके योग से बना है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ईजी है, बहुत सरल है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ मैं आपको एक और प्रश्न देना चाहूँगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या 6, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है। और अगर प्रश्न आए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तो नहीं। भाषा, प्रश्न संख्या 7, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, यानी वर्ण लिखित मौखिक इकाई है। प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित मौखिक इकाई क्या है, तो वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो ध्वनि आएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। हिंदी निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा माँ। माँ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमेशा घोष कहलाएंगे। दूसरा और पहला जो है वो अघोष कहलाएंगे। ठीक है। घोष यानी कम समय, अघोष यानी ज्यादा समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो बेटा यार अलावा जो व्यंजन है वो जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। छत्राग्रह क्या है? वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। तीनों सा और हा क्या है? वो ऊष्म व्यंजन है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो बेटा तालव्य व्यंजन च, छ, ज और झ हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। और कमेंट में हाँ मुझे ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही गए। अनुभाग 2, संधि और समास से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न 11 से 20 देख लेते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौ धन अन, पवन का संधि विच्छेद होगा, ये अयादि संधि होगी। ठीक है। जहां देखो मैं
अब वो क्या है कि लास्ट मूवमेंट चल रहा है। करना क्या है, पवन, नयन, शयन ऐसे कभी भी आ जाएं जिनमें कोई मात्रा ना हो, या हो तो अधिकतम आ की मात्रा हो पहले अक्षर के बाद में, तो वहां अयादि संधि होगी। ये आंख बंद करके अयादि संधि लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसमें अन आव अव हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यद्यपि में यण संधि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, सदैव में कौन सी संधि होगी। तो इसका सही जवाब होगा वृद्धि संधि होगी, क्योंकि जहां दो मात्रा आ जाए, दो बड़ी मात्रा आ जाए, वहां जो है वृद्धि संधि होती है। एक बार संधि समझ लेते हैं। दीर्घ संधि यानी बड़ा आ बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा आएगी दीर्घ संधि में, ठीक है। गुण संधि में छोटी ए छोटे ओ की मात्रा आएगी, वो गुण संधि कहलाएगी, ठीक है। यण संधि में या रा ला बा से पहले कोई आधा अक्षर आएगा, ठीक है, तो समझ जाना कि वहां यण संधि है। वृद्धि संधि बड़ी ए और बड़ा ओ आएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। तो बेटा आजन्म में अव्ययीभाव समास होगा, आजन्म, ठीक है, क्योंकि इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका अनुमान ना लगा पाए, सटीक जानकारी ना दे पाए, निश्चित अर्थ ना बता पाए, अव्ययीभाव समास होता है। जहां कारक चिन्हों का प्रयोग हो, कारक चिन्ह कौन से, का कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर पे संबोधन ओ अरे, अगर ये सब चीजें हो तो वहां तत्पुरुष समास होगा बेटा। जहां संख्या नंबर डिजिट की बात की जाए वहां द्विगु समास होगा, यानी संख्यावाची द्विगु समास। जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहां जो है कर्मधार समास होगा। जैसे नीलकंठ, कंठ यानी गला, गला सबके पास है, विशेषता क्या है, नीला है वो, ठीक है। कौन सा रह गया आप, और बहुब्री में क्या होगा, जब कोई विशेष अर्थ प्रयुक्त किया जाए, जैसे दशानन है, लंबोदर है, गजानन है, चंद्रशेखर है, यानी विशेष अर्थ वाले शब्दों के लिए बहुब्रीय समास। द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स लड़ाई, लड़ाई हमेशा बराबर वालों में होती है। जहां बराबर के शब्द हों, जैसे रात दिन सुबह शाम, यानी विलोम शब्दों का प्रयोग हो या योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहां द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करता हूं समास आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, मैंने अभी बताया, विशेष अर्थ आ रहा है, कौन सा समास होगा, बहुब्रीय समास होगा, ठीक है। प्रश्न 16, देवासुर में कौन सा समास होगा। देव और असुर यानी देवता और असुर दोनों पद बराबर के हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, कौन सा, द्वंद्व समास, बहुत सही पकड़े, ठीक है। 17वां प्रश्न बेटा, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर यानी ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम, यानी विशेषता बताई जा रही है ईश्वर की, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास। ध्यान रखना है, दो वर्णों का मेल हो या विकार हो तो संधि कहलाती है, दो शब्दों का मेल हो या विकार हो तो समास कहलाता है, ठीक है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, संधि के मुख्यतः बेटा 3 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बेटा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो यहाँ संधि और समास से रिलेटिव मैंने सारे प्रश्न आपके सॉल्व कर दिए। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं, 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख, विशेषता क्या है, मुख सबके हैं, लेकिन कितने मुख हैं, 10 मुख हैं। हाँ, कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है, द्विगु समास नहीं होगा। विशेषण और विशेषता भी देखनी है, ठीक है। ये गलत दिया है बेटा। प्रश्न संख्या 20, सत्याग्रह का सही विच्छेद क्या होगा। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह के लिए कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, अनुभाग 3, रस छंद और अलंकार। प्रश्न संख्या 21 to 30 देख लेते हैं। रसराज किस रस को कहा जाता है बेटा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ध्यान रखना है, रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रस कितने होते हैं, रस मुख्यतः 8 होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8, ठीक है। वैसे रसों की संख्या कितनी है,
11, ठीक है, क्योंकि वात्सल और भक्ति रस को भी जोड़ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है बेटा। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनक यानी जितने शब्द उतने अर्थ, यानी जितने शब्द आए उतने उसके अर्थ हों, यमक अलंकार होगा। अलंकार के बारे में 1 मिनट में सुन लीजिएगा। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जहाँ कोई अक्षर बार बार दिखाई दे जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, जितने शब्द उतने अर्थ, यानी कोई शब्द 2 बार आया उसके अर्थ भी 2 हुए तो वहाँ यमक अलंकार। कोई शब्द 3 बार आया उसके अर्थ 3 हुए तो वहाँ यमक अलंकार। ठीक है। सलेस अलंकार में क्या होता है? शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, यानी शब्द एक आएगा उसके अर्थ एक से ज्यादा होंगे, वहाँ सलेस अलंकार होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद में उपमा अलंकार, सा सी से समान, जैसा जैसी के समान, सरस, ऐसे शब्द दिखाई दे जाएं, उपमा अलंकार। रूपक में क्या होता है? रूपक में एक दूसरे की तुलना की जाएगी और एक मान लिया जाएगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है कृष्ण के द्वारा। ठीक है। अतिशयोक्ति, जहाँ गप्पे मारी जाए, बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा बेटा। ठीक है। मानवीकरण, जहाँ प्रकृति की हरकतें यानी आदमी की हरकतों के समान पूछ ली जाए, जैसे आदमी की हरकतें होती हैं वैसी प्रकृति की हरकतें, पेड़ पौधे जंतु जीव मान लिए जाएं, वहाँ जो है कौन सा अलंकार होगा? वहाँ बेटा अलंकार होगा आपका मानवीकरण। ठीक है। अतिशयोक्ति होगा। उत्प्रेक्षा, जहाँ मानो जानो जनो मनो आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 24 बेटा, चरण धरत चित करत में कौन सा अलंकार है? चरण धरत चित करत, यहाँ बेटा सलेस अलंकार होगा, क्योंकि चरण धरत चिंता करत, सॉरी, यहाँ चिंता शब्द के कई अर्थ प्रकट हो रहे हैं। ठीक है। अर्ध सममात्रक छंद का उदाहरण क्या है? दोहा, क्योंकि इसके दो यानी पहला और तीसरा 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए अर्धमात्रक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। रहमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार है। 29, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? मैंने शुरुआत में बता दिया था, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है बेटा। दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, दोहा का उल्टा कौन सा छंद होगा? तो दोहा का उल्टा बेटा सोरठा छंद होगा। ठीक है, सोरठा। ठीक है। अनुभाग 4 साहित्य शब्दावली, प्रश्न 31 to 40। गोदान और गमन किसकी रचना है? तो बेटा गोदान और गमन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। 300 कहानियां लिखी हैं, 10 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद जी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, 10 उपन्यास किसने लिखे? तो मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बेटा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा था। ठीक है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का बेटा विलोम शब्द स्थावर होगा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक, प्रश्न संख्या 34, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेटा मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। प्रश्न संख्या 35, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर क्या होगा बेटा? व्योम, नभ, गगन, इनमें से कोई भी आकाश का पर्यायवाची हो सकता है। प्रश्न संख्या 36, जो जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बेटा अजय होगा। ठीक है। जो जीता ना जा सके अजय, जो मरा ना हो अमर। ठीक है। जो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ जानता हो, सॉरी, सर्वज्ञानी। अंधा युग के रचयिता कौन है? 37 अंधा युग के रचयिता कौन है? बेटा धर्मवीर भारती जो है अंधा युग के रचयिता है। 38, चितंबरा के लेखक पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बेटा चितंबरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये कब मिला था? 1968 में, ध्यान रखना है। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बेटा? सीमित। कूप मंडूक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सीमित होना।
प्रश्न संख्या बेटा अंतिम 40। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कवयित्री, कवयित्री, कौन सा सही होगा? बेटा ये दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये थे सही। हाँ, सही शब्द होगा कवयित्री। वाह। तो दोस्तों ये थे वे 40 प्रश्न जो 15 मार्च की परीक्षा में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आज की इस वन शॉट क्लास ने आपके आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर पहुंचाया होगा। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 40 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर आपको आज की यह मेहनत पसंद आई है तो हिंदी पाठशाला बाई आर के को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो वर्दी का सपना देख रहे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए इस बार वर्दी दूर नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।